स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, समागणियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुरागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसीबतों से दूर भागते हैं, डरते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उड़ते हुए तीर अपनी छाती पर ले लेते हैं। तो कुछ ऐसी कहानी हमारी आज की दो दोस्तों राज और रोहित की। जिंदगी में चाहे कोई भी मुसीबत आए, लेकिन दोस्ती एक ऐसा हथियार है कि अगर आपका दोस्त आपके साथ खड़ा हुआ है तो हर मुसीबत से आप पार पा सकते हो। और कुछ ऐसी दोस्ती की कहानी हमारी आज की जो हमारे साथ शेयर की है राज ने। और जो भी इंसिडेंट हुए राज के दोस्त रोहित के साथ हुए। एक दिन की बात है, रोहित का एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। रोहित की फैमिली में सिर्फ उसकी मदर है, इसलिए उसकी मदर को इन्फॉर्म नहीं किया गया और राज ने अपने दोस्त की पूरी टेक केयर की हॉस्पिटल के टाइम पर। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण एक्सीडेंट होने का, वो इस कहानी का मेन क्रक्स है। तो क्या हुआ क्या नहीं जानेंगे हम इस कहानी के अंदर। बट उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई रियल स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर या फिर हमारे इट्स नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं, क्योंकि चैनल के स्टैट्स बता रहे हैं कि आप लोग स्टोरीज देख रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्टोरीज को लाइक करते हैं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। बस आपको कोई लाइक का छोटा सा बटन दबाना है, उसमें आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और हमें रिकमेंडेशन मिलेगा यूट्यूब के एल्गोरिथम पर, ताकि हम लोग आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आते रहें। तो आई होप आप सभी लोग अपना इतना सपोर्ट हमारे लिए जरूर बना के रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो कहानी की असली शुरुआत होती है एक्सीडेंट से 2 दिन पहले। मैं कहानी में आगे चलूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रोहित के बारे में बता देता हूं। रोहित राज दोनों एक ही ऑफिस के अंदर काम किया करते थे। रोहित का जो नेचर था वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का था। होता ना कि भाड़ में दुनिया, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। चैलेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता था और उनको पूरा करने का मादा रखता था, पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरता था। परिणाम के ऊपर कभी उसने फोकस नहीं किया जिंदगी के ऊपर। और उसकी बड़ी दिली इच्छा थी कि लाइफ में उसका कभी ना कभी किसी न किसी भूत से सामना जरूर हो। तो ऐसे ही एक रात की बात है, इनके ऑफिस के अंदर एक पार्टी थी। पार्टी से दोनों दोस्त रात को थोड़ा लेट, करीबन 11:30-12 बजे के आसपास निकले और दोनों ने ठीक ठाक ड्रिंक कर रखी थी, क्योंकि ऑफिस के अंदर ड्रिंक पार्टी थी। तो इनके ऑफिस से इनके फ्लैट पर पहुंचने के 3-4 रास्ते थे और उनमें से एक रास्ता था जो एक कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये शॉर्टकट नहीं था। जी हाँ, ये एक लॉन्ग रास्ता था। चारों रास्तों में से सबसे लंबा रास्ता था वही कब्रिस्तान वाला रास्ता था। उस रात पता नहीं रोहित को ऐसा क्या सुरूर चढ़ा कि उसने अपनी बाइक सीधा उस कब्रिस्तान वाले रास्ते पर मोड़ ली। जैसे उसने बाइक मोड़ी, राज ने कहा, पागल हो गया है क्या, रात के टाइम पर इस रास्ते आना सही नहीं है, आगे कब्रिस्तान है। तो हंसते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्यों मेरी प्रिंसेस डर गई क्या? ये बात कहकर वो हंसने लगता है। राज भी उससे कुछ नहीं बोलता है, दोनों मजाक मजाक में चलते हैं। अच्छा, ये जो कब्रिस्तान था ये सच कोई बहुत जैसे शहरों में बने हुए होते हैं 4 दीवारी, तो वैसा कब्रिस्तान नहीं था। थोड़ा शहर से आउटर साइड पे था। तो बिल्कुल प्लेन सी जमीन थी और जमीन पे कब्रें बनी हुई थी। थोड़ी सी तारबंदी लास्ट में कोने में हो रखी थी। आसपास कुछ न सब उजाड़ था। तो दोनों के दोनों बाइक लेकर सीधा उस कब्रिस्तान के गेट से कब्रिस्तान के अंदर घुस जाते हैं। वे बाइक लेकर अंदर वहां पर घुमाने लगते हैं और तभी रोहित की नजर एक बिल्कुल फ्रेश कब्र के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर कुछ फूल वगैरह रखे हुए थे, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद आजकल में इसे दफनाया गया है। पता नहीं आज उसे क्या हो रखा था। वो सीधा बाइक उस कब्र के पास लेकर गया। वहां पर उसने उतरा, बाइक ऑन थी, उसकी हेडलाइट ऑन थी, और उतरकर उस कब्र के पास में जो नाम लिखा हुआ था उस नाम को जाकर वो पढ़ता है। उस पे नाम लिखा होता है कबीर और उसकी उम्र लिखी होती है 19 वर्ष। वो थोड़ी देर बहुत सीरियस होकर उस नाम को पढ़ता है और फिर एकदम से बहुत तेज तेज हंसने लगता है। जब वो हंसने लगता है तो उससे राज पूछता है, पागल हो गया, तू हंस क्यों रहा है? तो बोलता है, यार देख, एक नौजवान शहीद हो गया है। और उसका मजाक उड़ाकर वो उल्टी सीधी बातें और कुछ अब्यूजिव वर्ड्स यूज करने लगता है। राजू से बोलता है, पागल है क्या, ऐसे नहीं बोलते किसी बारे में, बेचारा किस वजह से उसकी डेथ हुई होगी, तो ऐसे कैसे उसका मजाक उड़ा रहा है। आज को उसकी बात पसंद नहीं आती। वो उसका हाथ पकड़ उसको बोलता है, चल यहाँ से चल, बहुत हो गया तेरा। तो उसका हाथ छिड़कते बोलता है, छोड़ना, मैं खुद चल लूंगा और चलने से पहले मैं टॉयलेट होकर आऊंगा। इतना कहकर वो वापस घूमता है और वहां से आगे चलकर जहां थोड़ा सा अंधेरा था वो वहां जाकर टॉयलेट करने लगता है। राज उसे रोकता है पर वो नहीं मानता और थोड़ा सा आगे जाकर वो जब टॉयलेट करने लगता है तो इधर राज बाइक पर बैठता है
और थोड़ी देर के बाद वो बाइक का हैंडल सीधा करता है जब रोहित, उसको लग गया था कि टाइम हो गया, आने वाला होगा, और जैसे वो हेडलाइट गाड़ी सीधी करता है, उसकी हेडलाइट सीधी रोहित के ऊपर पड़ती है और वो देखते हैं कि रोहित जहां टॉयलेट कर रहा था वहां पर एक और ऑलमोस्ट एक फ्रेश कब्र थी जिसके ऊपर भी कुछ फूल वगैरह रखे हुए थे। ये देखते ही राज और रोहित दोनों की हालत टाइट हो जाती है। राज उसको बोलता है चल साले जल्दी चल। वो फटाफट से, रोहित भी थोड़ा घबरा गया था, वो भागता हुआ आता है, दोनों बाइक के ऊपर बैठते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। फटाफट से बाइक राइड करके वो लोग अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं। ऐसे उनके साथ हुआ भी नहीं था, थके हुए भी थे और ड्रिंक भी कर रखी थी। सीधा फ्लैट पर पहुंचते हैं और सो जाते हैं। सुबह पहले रोहित उठता है, रोजाना की तरह अपना ब्रश उठाता है, न्यूज़पेपर लेता है, ब्रश करते करते जैसे वो बाथरूम के मिरर के सामने पहुंचता है, अपने आप को कांच में देखकर वो बहुत तेज चिल्ला रहा है। वो देखता है कि उसके फेस के ऊपर अजीब से फफोले से निशान, जैसे कोई इन्फेक्शन सा हो गया हो। वो बुरी तरह घबरा जाता है कि उसे क्या हो गया। वो दौड़कर सीधा राज के पास जाता है, उसे उठाता और बोलता है कि भाई देख मेरे चेहरे के ऊपर क्या हो गया है। राज भी देखता है तो ऐसा लग रहा था कि वो चेहरे के ऊपर अजीब से बर्न स्पॉट में कोई चीज जल जाती है, इसकी वजह से फफोले हो जाते हैं। ऐसे उसके चेहरे पे फफोले हो गए थे। तो राज उससे बोलता है कि यार हो सकता है कल रात को अपन वहां जब कब्रिस्तान में गए थे, तो जंगल तो है ही यार, चलते फिरते मकड़ी या कोई जाला है, कोई ऐसा कीड़ा होगा, या तो उसने तुझे काट लिया या उसका कोई टॉयलेट वगैरह ऐसा कुछ तेरे चेहरे के ऊपर गिर गया होगा जिसकी वजह से तुझे इन्फेक्शन हो गया है। डर मत, अपन लोग डॉक्टर को दिखा लेंगे, ठीक हो जाएगा। तुझे कोई जलन वलन तो नहीं हो रही ना इसके अंदर? तो रोहित बोलता है नहीं यार, जलन तो नहीं हो रही है, बस ये फफूला सा ही हो रहा है और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। राजू उससे बोलता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आता हूँ, तो एक काम कर, अपन दोनों के लिए ऑमलेट बना, जब तक मैं तेरी दवाई लेकर आ जाता हूँ। तो बोलता है ठीक है। इधर रोहित किचन में चला जाता है और ऑमलेट बनाने के लिए तैयारी करना शुरू करता है। उधर राज उसके लिए दवाई लेने निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद रोहित को ऐसा फील होता है कि हॉल के अंदर कोई फुटबॉल खेल रहा है, क्योंकि रूम में एक फुटबॉल थी। वो एक्चुअली उसके किचन से हॉल का एक रास्ता पूरा दिखाई दे रहा था। तो एक फुटबॉल बार बार दीवार से आ रही थी, वापस जा रही थी, फिर आ रही थी, फिर वापस जा रही थी। तो उसे लगा कि राज शायद दवाई लेकर आ गया होगा, क्योंकि पास में उनकी एक मेडिकल शॉप थी, तो वहां से वो लेकर आ चुका होगा और हॉल के अंदर से टाइम पास कर रहा होगा। वो अपना बढ़िया ऑमलेट बनाने में लगा रहा। थोड़ी देर के बाद वो ऑमलेट बना के दोनों दोस्तों के लिए प्लेट के अंदर ऑमलेट डाल के बाहर आया। उसने देखा कि राज तो वहां पर नहीं था। वो दोनों ऑमलेट हॉल में रखता है, उसके बाद वो हर कमरा चेक करता है, वॉशरूम चेक करता है, राज को आवाज लगाता है, लेकिन पूरे घर में राज कहीं पर भी नहीं था। ये सोचकर वो घबरा जाता है कि अगर राज घर पर नहीं था तो ये फुटबॉल कौन खेल रहा था। वो फटाफट से राज को कॉल करता है कि भाई तू कहाँ पर है? तो बोलता है यार मैं तो बाहर तेरे लिए दवाई लेने आया हूँ। बोले तू आया नहीं अभी तक? बोले नहीं, बस मैं आ ही रहा हूँ 5 मिनट में। अब ये देखकर वो घबरा जाता है। फिर उसे लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो इग्नोर करता है। ऑमलेट लेकर वो टीवी का रिमोट लेता है और टीवी चलाने जैसे सोफे के ऊपर बैठता है, तो बैठते उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस टीवी की बंद स्क्रीन में उसको एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था कि उसके जस्ट पीछे कोई लड़का खड़ा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ये भी फील हो रहा था कि कोई उसके कान के पास खड़ा होकर सांस ले रहा है। उसको एक ठंडी ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। हिम्मत करके पीछे मुड़ता है और मुड़ के देखता है तो थोड़ा सा राहत उसको आती है, क्योंकि पीछे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। वापस से टीवी में देखता है तो वहां पर भी उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित पहले तो अपने आप को समझाता कि शायद उसके मन का वहम है, लेकिन कहीं ना कहीं से सबकॉन्शियसली ये फील हो रहा था कि यहाँ पर कुछ नॉर्मल नहीं है। तो अपनी लाइफ में पहली बार वो ऐसी किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहा था। बैठा बैठा सोच ही रहा था कि तो उसे वापस से किसी की प्रेजेंस फील होती, जैसे कोई उसके पास में सोफे के ऊपर आकर बैठ गया हो। इधर से देखता है, उसे कोई दिखता नहीं, लेकिन उसे साफ साफ फील होता है कि कोई है जो यहाँ पर बैठा हुआ है। वो घबरा जाता है और वो सीधा उठकर फ्लैट से बाहर चला जाता है और वहां खड़ा होकर राज का वेट करने लगता है। जैसे राज आता है, वो रोहित को बाहर खड़ा हुआ देखते हुए बोलता है भाई तू बाहर क्यों खड़ा हुआ है? तो बोलता है कि यार भाई मैं ना वो अंदर ऑमलेट बना रहा था, तो वो जो फुटबॉल है वो अपने आप चल रही थी, और जब मैं हॉल में आया तो टीवी मैंने किसी की परछाई देखी। तो राज बोलता है पागल हो गया है साले, कल रात को ना हम लोग, तेरे को याद है ना कहाँ जाके आए थे? इस वजह से तेरा दिमाग तेरे साथ खेल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, तेरे मन का वहम है, चल अंदर चल नाश्ता करते हैं। तो राज समझा बुझाकर रोहित को अंदर ले जाता है और दोनों दोस्त बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। राज ऑमलेट खा ही रहा था कि तभी उसके मुंह में बाल आ जाता है। तो जैसे बाल आता है तो रोहित से बोलता है देख ऑमलेट में बाल है। तो बोलता है ठीक है तो खा ले, बाल ही तो निकाल दे। तो बोलता है बाल की बात नहीं है, देख ये बाल। तो दिखाता है, खींचता है, बाल बिल्कुल लंबा सा बाल, जैसे किसी लड़की का बाल हो। तो बोलता है कि यार ये बाल ऑमलेट में कैसे आया? और वो इतना बड़ा, ना मेरे बाल इतने बड़े ना तेरे बाल इतने बड़े, और घर में कोई लड़की है नहीं, इतना बड़ा बाल कैसे आया? दोनों के दोनों दोस्त शॉक थे कि ऑमलेट के अंदर इतना बड़ा बाल कैसे आ सकता है। दोनों ये सोच ही रहे थे कि तभी घर की डोरबेल बजती है। दोनों के दोनों घर के गेट की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने नकाब पहना हुआ है। राज उठकर गेट पर जाता है तो लड़की किसी का एड्रेस पूछ रही थी।
राज उसे एड्रेस बता ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर लड़की पे पड़ती है। वो देखता है कि वो लड़की राज की तरफ ना देखकर पीछे रोहित की तरफ देख रही है। उस लड़की की नजरों में देखता है जैसे उसकी नजरें कह रही थी कि वो रोहित से ही बात करना चाहती है। तो उसको देखकर रोहित की तरफ देखता है और चुपचाप जाता है। रोहित से बोलता है कि सुन, इस लड़की को जिस फ्लैट पर जाना है उसको बताया था कि इस वाले फ्लैट पर जाना है, तू उसे छोड़ दे जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। रोहित राज को स्माइल देकर वहां से निकल जाता है। फिर उसके बाद वो लड़की को लेकर ऊपर फ्लैट था उस पर जाता है। तो शुरू में तो चलते चलते दोनों शांत थे, फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़की रोहित से उसका नाम वगैरह पूछती है और हल्की फुल्की बातचीत करते करते वो उस फ्लैट के सामने आ जाते हैं। रोहित उस लड़की को वहां पर ड्रॉप करके वापस ही नीचे आता है और जैसे वो अपने फ्लैट में एंटर करने वाला होता है उसकी नजर अपने घर के बाहर जो फुटरेस्ट होता है उसके पहले पड़ती है। तो देखता है कि जहां वो लड़की खड़ी थी वहां पर पैरों के निशान थे, इन पे मिट्टी लगी हुई थी। उसको देखकर वो सोचता है ये लड़की नंगे पैर आई थी। वो अंदर जाता है, ये बात वो राज को बताता है और राज बोलता है कि भाई तू ये टीवी सीरियल वालों की तरह ना हर बात को इतना लंबा च्युइंगम की तरह मत की, चिल मार, ठीक है, तेरा दिमाग अभी ठिकाने पर नहीं है। उसका दिमाग खराब हो गया था, सुबह से वो ये सब कर रहा था, उसको चिड़न सी होने लग गई थी। बोलते हाँ यार पता नहीं क्या चल रहा है, मैं गेम खेलने जा रहा हूँ। तो वो उसको बोलकर अपना पीसी के अंदर गेम लगाता है, हेडफोन लाकर वो गेम खेलने बैठ जाता है। गेम खेलते खेलते उसने अपने हेडफोन के अंदर रॉक सॉन्ग लगा रखे थे, लेकिन जाने क्या हो रखा था, हर 1 मिनट के बाद वो रॉक सॉन्ग चेंज होता और कोई लव सॉन्ग लग जाता। पहले तो लगा कुछ प्लेलिस्ट वगैरह में या लूपिंग लग गई है, तो सब कुछ चेक किया, सब कुछ ठीक किया, लेकिन उसके बाद भी सेम चीज ही हो रही थी। उसको गुस्सा आया, उसने अपना हेडफोन निकाला और यूं फेंक दिया। अब जैसे उसने हेडफोन फेंका, वो हेडफोन उनके मेन डोर की तरफ जाके गिरा। जैसे उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसने देखा कि वो लड़की जिसे अभी वो ऊपर वाले फ्लैट पर छोड़ के आया था वो उनके गेट के वहीं खड़ी और हेडफोन जस्ट उसके पैरों के पास ही जाकर पड़ा है। तो उसे देखकर उसने बोला कि सॉरी, आपको लगी तो नहीं। वो उठकर उस लड़की की तरफ जाता है। वो लड़के बिना कुछ बोले वो हेडफोन उठाती है और रोहित की तरफ बढ़ा देती है। रोहित उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। और इस बार उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ती तो वाकई में वो लड़की थी, वो नंगे पैर थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अपना हेडफोन लेकर वापस मुड़ता है और तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है कि जब वो घर पे वापस आया था तो उसने तो मेन गेट लॉक कर दिया था। वो घूम के देखता है तो मेन गेट तो अभी भी लॉक था। पूरी तरह घबरा जाता है कि डोर लॉक था तो लड़की अंदर कैसे आई। वापस से ढंग से देखता है तो डोर वाकई में लॉक था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो राज को बुलाता है और बोलता है कि भाई तूने, मैं आया था, मैंने गेट लॉक किया, तूने गेट खोला था क्या। बोलता है नहीं, मैं क्यों गेट खोलूंगा, और देख गेट तो अभी भी लॉक्ड है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो राज से भी इस बार कुछ नहीं बोलता है क्योंकि सुबह से बहुत सारी चीज़ उसने बोल दी थी। उसे लगा कि यार ये मुझे गाली देगा, मुझे पागल बोलेगा। उसे लगता है उसका दिमाग ठीक नहीं है, उसके मन का वहम है। वो चुपचाप जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। बैठकर वो अपना फ़ोन चलाने लगता है। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था वो, बड़ा अजीब सा उसे लग रहा था। और अभी भी जब वो रूम के अंदर बैठा हुआ था तो उसे वो रूम खाली था, कोई और नहीं था, बट उसे ये फील हो रहा था कि रूम खाली नहीं है, यहाँ पर कोई और भी है। उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी। वो बार बार उस फोन को स्क्रॉल कर रहा था, रील्स वगैरह देख रहा था, बट वो अपने आप को उस फीलिंग से डाइवर्ट नहीं कर पा रहा था। गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर वो अपना सिगरेट का पैकेट निकालता और सीधा अपने रूम की बालकनी में जाता है स्मोक करने के लिए। इनके फ्लैट की बालकनी से सोसाइटी का पार्क दिखता था। अब इसने 1-2 पफ मारते हुए नीचे देखा ही कि तभी उसकी नजर झूले के ऊपर बैठी हुई उसी लड़की के ऊपर पड़ती है जिसने नकाब पहना हुआ था और अभी थोड़ी देर पहले वो उसके फ्लैट के गेट पर थी। उसे पता नहीं क्या सोचता है, उसके मन में कितने सवाल थे, इनका जवाब उसे चाहिए था। वो उस लड़की से बात करने के लिए फ्लैट से उतरकर सीधा सोसाइटी के पार्क में चला जाता है। वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वो लड़की एक बड़ा सा झूला था उसके ऊपर बैठी हुई थी। वो उसे अपने पास बैठने का इशारा करती है। रोहित भी जाकर उसके पास बैठ जाता है। क्योंकि उसने नकाब पहना हुआ था तो उसका चेहरा कुछ दिख रहा था, उससे उसकी आंखें दिख रही थी और आंखों से रोहित जो था बड़ा अट्रैक्ट हो रखा था। उसने उसके पास बैठा उस लड़की से बातचीत कर रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आई हो, ये सब सवाल उसने किए थे कि तभी रोहित की नज़र अपने रूम की बालकनी में पड़ती है और वह देखते हुए झूले सीधा खड़ा हो जाता है। उसे उसी बालकनी में, इस पे थोड़ी देर पहले वो खुद खड़ा था, वही लड़का दिखाई देता है जो सुबह उसे टीवी की स्क्रीन में दिखाई दिया था। वो फटाफट से अपना फोन निकालता है, राज को फोन करता है, बोलता है भाई अपने घर के अंदर कोई चोर है, जल्दी देख, एक लड़का है ना बालकनी के अंदर खड़ा हुआ है। राज उसकी बात सुनकर घबरा जाता है। वो उठता है और चारों तरफ ढूंढता है घर के अंदर। बोलता है भाई कोई भी नहीं है घर के अंदर। बोलता है है, देख मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरे रूम की बालकनी में आ, वो लड़का अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ है। उधर बालकनी में वहां से राज निकल कर आता है और वो सामने रोहित को देखता और बोलता है अभी तू पागल हो गया साले, कोई नहीं है यहाँ पे। तो बोलता है क्या बकवास कर रहा है, वो लड़का तेरे पास में तो खड़ा है। तो अपने चारों तरफ देखता है, यहाँ कोई नहीं है। रोहित के एकदम से पसीने छूट जाते हैं।
वो लड़का अभी भी रोहित को साफ साफ राज के बगल में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और राज को वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो राज उससे फोन पे बोलता है, भाई तू बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, टेंशन मतलब तू आ रेस्ट कर रहा है। ये बात बता, इतनी धूप में तू वहाँ पार्क में क्या कर रहा है? तो बोलता है कि मैं उस लड़की से मिलने आया था जो सुबह अपने घर पे एड्रेस पूछ रही थी। तो बोलता है लड़की से? हंसता और बोलता है, अबे साले इतनी सड़ी धूप में तुझसे कौन लड़की मिलने आएगी, पागल हो गया क्या है? तो बोलता है तेरे को विश्वास होता है, देख। वो देखता है उस झूले के ऊपर कोई भी नहीं था। बुढ़ते से घबराया और सीधा वहां से भागता है, अपने फ्लैट पर पहुंचता है और राज को सारी बात बताता है कि उसे क्या क्या दिख रहा है। उसकी बात सुनकर राज भी एक बार सोचने लगता है कि यार किसी को इतना वहम तो नहीं हो सकता। तभी राज की नजर रोहित के फेस पर पड़ती है। वो चौंकता हुआ बोलता, अबे तेरे चेहरे के सारे दाग गायब हो गए। सुबह तो ऐसा लगता है कि तेरे दाग जाने कितने लगे, बिल्कुल क्लीन है, एक भी दाग नहीं है। तो चल देख। वो जाता है, वो भी कांच के देखता है, उसके चेहरे के सारे दाग गायब थे। अब कहीं ना कहीं राज को भी फील हो गया था कि रोहित के साथ जो भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। उन दोनों के चेहरे पर डर और परेशानी साफ थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करके यही बात कर पा रहे थे कि यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है शायद ये कल रात के इंसिडेंट की वजह से हो रहा है। आज रोहित से बोलता है, चल एक काम करते हैं, अपन हनुमान मंदिर चलते हैं, वहां पे जो पुजारी जी उनसे बात करें, उनको सब कुछ बता देंगे और फिर देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। रोहित भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि इस घर में जो भी कुछ हो रहा था उसको रोहित फील कर रहा था, राज उसे फील नहीं कर पा रहा था। जाने से पहले रोहित वॉशरूम जाता है और उसे गए हुए शायद 1 मिनट होता है, तभी उससे राज को रोहित की बहुत तेज चीख सुनाई देती है। उसकी चीख सुनकर वो भागते हुए बाथरूम में जाता है। बाथरूम का गेट लॉक था। वो 2-3 बार धक्का मारता है, अंदर से कोई आवाज नहीं आती है, तो वो घबराकर उस बाथरूम का गेट तोड़ देता है। और गेट तोड़ते ही अंदर का हाल देखकर एक बार तो राज की भी धड़कन रुक जाती है क्योंकि फर्श के ऊपर रोहित पड़ा हुआ था। उसके हाथ और उसका मुंह टेढ़ा हो गया था, जैसे उसे पैरालिसिस का अटैक आ गया हो और उसके चेहरे के ऊपर वही दाग, वही फफोले वापस से आ गए थे जो उसने सुबह उसके चेहरे पर देखे थे। वो किसी तरह रोहित को खींचकर बाहर निकालता है और अब राज 1 मिनट का भी रिस्क नहीं सकता था। वो जैसे तैसे करके रोहित को नीचे लेकर जाता है। रोहित के सिर्फ हाथ और उसका चेहरा ही पैरालाइज हुआ था, उसकी बाकी बॉडी काम कर रही थी। वो चल पा रहा था, वो खड़ा था आराम से। वो उसे एक जगह खड़ा करता है और खड़ा करके वो एक ऑटो बुलाने चला जाता है। उधर से राज ऑटो लेकर आता है, वो ऑटो में बैठा हुआ आ रहा था और तभी उसकी आंखों के सामने वो रोहित जो नॉर्मली खड़ा हुआ था, तभी उधर से एक कार आती है और रोहित भागकर उस कार के सामने जाकर टकरा जाता है और वहीं पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि कार थी, कार जा ही रही थी, कार अचानक से यूं घूमती और वापस आती है और जैसे ही कार घूमकर वापस आती है रोहित भागकर उस कार के सामने कूद जाता है, जैसे जानबूझकर रोहित ने उस कार को अपनी तरफ घुमाया हो। रोहित सड़क पर लहूलुहान पड़ा हुआ था, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। राज फटाफट भागकर जाता है, 2 लोगों की मदद से उसे उठाकर ऑटो में रखता है और सीधा उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। रोहित का बहुत सारा ब्लड बह चुका था। जैसे ही वो ट्रॉमा सेंटर पहुंचता है, उसको सीधा डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर जाते हैं। राज वहां से बाहर ही था। राज बाहर खड़ा खड़ा देख ही रहा था क्योंकि जब वो ऑटो लेकर आया था उसने देखा था कि वह था रोहित, लेकिन चेहरा किसी और का था। वो जैसा इन्फेक्शन होता उसके चेहरे के अंदर किसी और लड़के का चेहरा दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों के सामने वो कार जाते जाते एक डायरेक्शन से यूं घूमी और घूमकर उससे टकराई। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, जहां उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ उसके जस्ट पीछे वही लड़की खड़ी हुई थी जो सुबह नकाब पहनकर इनके फ्लैट के बाहर आई थी। आज को समझ में आता कि ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे एलिमेंट एक साथ एक ही स्पॉट पर प्रेजेंट हो। सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग जाती है क्योंकि वो ठीक से सोया हुआ नहीं था। सुबह उसको जल्दी उठा दिया था रोहित ने और उसकी आंख खुलती है जब डॉक्टर्स आके उसको उठाते हैं। उसे बताते हैं कि वो खतरे से बाहर है, उसका ब्लड लॉस बहुत हो गया, इसलिए उसको थोड़ी वीकनेस रहेगी, उसके लिए उसको 1 हफ्ते तक एडमिट रहना पड़ेगा, प्लस उसकी बॉडी के अंदर कुछ फ्रैक्चर्स हैं, तो 1 हफ्ते के बाद हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। सुनकर राज थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। वो अपने बाकी दोस्तों को बताता है कि इस तरह से उसका एक्सीडेंट हो गया है, ऑफिस को भी इन्फॉर्म करना था, अभी वो ठीक है। उसकी मदर के अलावा बाकी सबको बता देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त से मिलने जाता है, तो जिस रूम में वो होता है उसके शीशे का गेट होता है। जैसे वो अंदर घुसने लगता है तो वो देखता है कि रोहित के बेड के पास कोई एक लड़का खड़ा है जिसकी पीठ राज की तरफ है। उसे लगा कि शायद कोई वार्ड बॉय होगा। वो अंदर घुसता है तो देखता है कि वहां कोई भी नहीं था। समझ में आता कि ये क्या हुआ। वो वापस से पीछे जाता है और देखता है तो वहां लड़का खड़ा हुआ था। फिर वो अंदर आता है तो वहां कोई नहीं था। फिर वो बाहर आता है। सब 2-3 बार उसने किया। हर बार बाहर से उसे वो लड़का दिख रहा था और अंदर जाते उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर से एक और बार बाहर आके देखता है तो जो लड़का पहले दूर खड़ा था अचानक से उसकी शीशे के सामने खड़ा होता है। वो चिल्लाता है बहुत तेज। चिल्लाते नर्स वहां पे आकर बोलती है कि पागल हो गए हो क्या, हॉस्पिटल है, इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो। तो नर्स से बोलता है कि अंदर रूम में कोई है।
वो नर्स अंदर जाके देखती है, बोलती है यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ तुम्हारा दोस्त है। तो बोलता है नहीं, मैंने अभी कांच में देखा था यहाँ पे कोई है। तुम सब लोग यहाँ क्या टाइम पास करने आते हो क्या? इतना बोल के वो नर्स चिढ़ते हुए वहां से चली जाती है। राज फिर से रूम के अंदर जाता है और हर जगह पर चेक करता है, उससे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो सोचता है कि यार इसकी बात सुन सुनकर ना मुझे भी वहम हो गया है। वो जाकर रोहित के पास बैठ जाता है और उसके चेहरे, हाथ, हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखने लगता है। वो देख ही रहा होता है कि तभी वो देखता है, ऑब्जर्व करता है कि रोहित जो है वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज कर रहा है। वो सोचता है कि शायद ये होश में आने वाला है, पर थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि नहीं, ये होश में नहीं है, लेकिन वो बेहोशी के हालत में स्माइल कर रहा था। राज और कंसंट्रेट कर रोहित को देख लगता है कि आखिर कर क्या रहा है। तभी अचानक से रोहित आंख खोलता है और राज की तरफ एक क्रीपी सी स्माइल कर देता है। तो स्माइल देखकर एकदम से राज घबरा जाता है, वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो सीधा उठता है और हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है। उसकी पूरी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। बाहर आकर वो सोचता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या उसका वहम। वो सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो नकाब वाली लड़की उसके पास में आती है और आकर उससे बोलती है अपने दोस्त को बचा लो। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगती है। उस लड़की को रोकता है, बोलता है कि आखिर ये सब क्या है, ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ बताओ तो सही। वो इतना बोलता है कि तभी पास में एक मस्जिद से नमाज की आवाज आने लगती है। वो उधर घूमता है और घूमकर वापस लड़की की तरफ देखता है। लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। वापस पीछे देखता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। आज ये समझ गया था कि यहाँ जो भी कुछ चल रहा है वो नॉर्मल नहीं है, ये सब वो एक पैरानॉर्मल लूप के अंदर फंस चुके हैं। लेकिन उसे ये भी समझ में आता कि वो किसकी मदद ले। ना तो वो रोहित की मदर को कुछ बता सकता था, ना ही अपनी मदर को, क्योंकि इसकी मदर सीधा रोहित की मदर को सब कुछ बता देती। तभी वो वार्ड बॉय राज को ढूंढता ढूंढता बाहर आ जाता है और उसे आके बताता है कि उसके दोस्त को होश आ गया है। राज के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो रोहित के सामने जाए, उससे मिलने जा सके, लेकिन उसके दोस्त को कौन संभालेगा ये सोचकर अपनी हिम्मत जुटाकर वो रोहित के कमरे में पहुंचता है और वहां जाकर उसे देखता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रोहित राज से कुछ बोलना चाह रहा है, बट उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे इस तरह से तड़पता हुआ देखकर राज उसके पास में जाता है और उसके मुंह के पास अपना कान लगाता है और तभी रोहित धीरे से बोलता है मैं उसे मार दूंगा। और ये बात उसने बड़ी डरावनी सी आवाज बोली थी। उसकी बात सुनकर राज की नजरें रोहित के चेहरे की तरफ जाती है। वो देखता है कि उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई है। उसकी बात सुनकर राज एकदम से बिल्कुल घबरा गया। उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। वो भागकर उस रूम से बाहर आया और अब तक थोड़ी शाम भी हो चुकी थी, मतलब अंधेरा होने लग गया था। और यहाँ पर राज बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसे कुछ समझ में आ रहा था कि वो अपने दोस्त को आखिर कैसे बचाए। तभी ना जाने कहां से वो लड़की एक बार फिर से राज के सामने आ जाती है और उस पर राज भी उसको देखकर घबरा गया था। जैसे वो लड़की राज की तरफ बढ़ती है, वो अपने कदम पीछे हटा लेता है। वो लड़की फिर एक बार राज से बोलती है कि अपने दोस्त को बचा लो। और जैसे ही वो बोलती है, इस बार फिर से शाम की नमाज की आवाज उसे आती है। वो वापस से नमाज की तरफ देखता और उसे लगा था कि इस बार भी वो लड़की उसे गायब मिलेगी, लेकिन जैसे उसने सामने देखा वो लड़की अब भी उसके सामने खड़ी हुई थी। वो लड़की लगातार राज की तरफ देख रही थी। तो देखते देखते उस लड़की ने चलते चलते राज को एकदम से क्रॉस किया उसके पास में से। और उसके बाद राज ने देखा, उसे आज तक भरोसा नहीं होता कि उसने अपनी लाइफ में चीज रियल में देखी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उस मस्जिद की डायरेक्शन में लड़की जाने लगती है और जाते जाते हवा में एकदम से गायब हो जाती है। लेकिन राज को यहाँ पर एक इंडिकेशन मिल गया था कि शायद उसे उस मस्जिद की तरफ जाना है। राज को हिंट मिल गया था और उसके बाद वैसे भी कोई और चारा नहीं था। वो उस मस्जिद की तरफ गया। मस्जिद के अंदर एक बाबा बैठे थे, उसने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के जो पीर बाबा हैं वो सुबह आएंगे और वही तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। उसे बस आज की रात कैसे भी करके गुजारनी होगी। उन बाबा ने राज को एक ताबीज भी दिया और कहा कि तुम इसे रख लो, अपने पास पहन लो, इससे तुम्हारी मतलब हिफाजत रहेगी। लेकिन मैं तुम्हारे दोस्त के लिए कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या है और उसको क्या हो गया है। इसके आगे क्या होगा ये सुबह मौलवी साहब ही बता पाएंगे। लेकिन हाँ बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, आज की रात अपने दोस्त को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। अगर तुमने उसे अकेला छोड़ दिया तो हो सकता है कि जिंदगी भर के लिए तुम अपने उस दोस्त को खो दोगे। उनकी बात सुनकर आज और बुरी तरह से डर जाता है और इसके बाद उसे लगा था कि वो रात भर अकेला वहां नहीं रुक पाएगा। इसलिए इनका एक और दोस्त था वसीम, उसे राज फोन करके बुला लेता है और ये दोनों दोस्त मिलकर अपने दोस्त रोहित की रखवाली करते हैं पूरी रात। लेकिन इन्हें भी नहीं पता था कि आज की रात इनके लिए इतनी भारी होने वाली है। रात के टाइम दोनों ही रोहित के रूम के बाहर थे और नींदों में थे। तभी वसीम को कुछ आवाज आती है और वो उठता है। वो उठ के जैसे ही रूम के अंदर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो फटाफट से राज को उठाता है और राज उठकर देखता है कि
वो रोहित जिसकी अभी उठने की हालत नहीं थी, वो कमरे के एक कोने में बैठकर नमाज की पोजीशन में बैठा हुआ है और शायद वो नमाज पढ़ रहा है। दोनों की हिम्मत तो नहीं थी कि वो अंदर जाएं, लेकिन अपने दोस्त की हिफाजत के लिए दोनों के दोनों अंदर गए। और जैसे ही वो अंदर गए, रोहित जो था अपनी गर्दन नीचे करके हंस रहा था और उसकी हंसी के अंदर एक अलग ही डरावनापन था। दोनों उसके करीब जाते हैं और जैसे ही राज उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो राज को मारने वाला होता है, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से वो घबराकर पीछे हट जाता है। शायद राज के पास जो ताबीज था वो उससे घबरा गया था और उसके बाद वो एक कोने के अंदर बैठकर बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है, रोने लगता है जैसे किसी ने उसको मारा हो। उसकी आवाज सुनकर हॉस्पिटल में जितने भी नर्सेस थी, वार्ड बॉय थे, सब भागकर उसके कमरे में आ जाते हैं और वहां कर राज से पूछते हैं क्या हुआ। राज कुछ भी नहीं पता था, उसे कुछ नहीं पता था और वहां बैठे बैठे रोहित बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। नर्स जाकर डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर जब आता है तो उसको बिलीव नहीं होता कि इस लड़के को तो फ्रैक्चर था, ये उठ नहीं सकता, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उन सब ने पकड़ के उसको बेड पर लिटाया जैसे तैसे और उसके बाद उसको नींद के इंजेक्शन दिए गए। उसके 10-15 मिनट बाद जाकर रोहित शांत हुआ। शांत होने के बाद डॉक्टर ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हमको नहीं पता, हम तो खुद शॉक्ड है कि जिस इंसान को फ्रैक्चर हो रखा है वो कैसे उठ सकता है। सबके जाने के बाद इन दोनों दोस्तों को लगा अब शायद सब कुछ नॉर्मल रहेगा और इसको नींद के इंजेक्शन दे दिए तो अब ये सुबह तक नहीं उठेगा। इन्होंने डॉक्टर से परमिशन ले ली थी और इस बार ये रोहित के कमरे के अंदर ही थे और ये लोग भी, दोनों की भी आंख लग गई थी। अब ये हल्की फुल्की नींद में पहुंच गई थी कि तभी इनकी फिर से एक हलचल से आंख खुलती है और जैसे ही अपनी आंख खोलते हैं, सामने का मंजर देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। जो ब्लड पाउच बगल में लगा हुआ था रोहित को ब्लड सप्लाई देने के लिए, रोहित उसी ब्लड पाउच के ब्लड को पी रहा था। राज उसकी तरफ बढ़ता है तो वसीम उसे रोक लेता और कहता है कि जब तक ये रोहित को कोई नुकसान नहीं पहुंचा या हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तब तक हमें यहीं खड़े रहना चाहिए। दोनों बस रोहित को देख रहे थे, दोनों के दोनों डर के मारे कांप रहे थे, दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी और उनको नहीं पता था कि अगले मोमेंट पर इनके साथ क्या होने वाला है। फिर अचानक से पता नहीं सडनली क्या होता है कि वो पाउच खत्म होते ही रोहित अपने आप वापस सो जाता है और बिल्कुल पीसफुली जैसे वो पहले सोया हुआ था। राज वसीम दोनों दूसरे को देखते हैं। फिर राज धीरे धीरे बढ़ के रोहित के पास जाता है, उसे चेक करता है तो वाकई बिल्कुल शांत सोया हुआ था। एक लंबी गहरी सांस लेता है और मुड़ता है और जैसे ही मुड़ता है उसकी नजर रोहित के कमरे के बाहर जो कैबिन होता है उसके बाहर पड़ती है। तो बाहर जो वेटिंग एरिया में टेबल्स जो लगी होती है, चेयर्स, उस चेयर के ऊपर वही लड़की बैठी हुई थी, वही नकाब वाली लड़की जो सुबह, दिन में और शाम को राज को दिखाई दी थी। उसका और राज का आई कांटेक्ट होता है और इस पर राज उससे डरता नहीं है क्योंकि अब तक उसने ऐसी बहुत सारी चीजें देख ली थी जिससे उसको शायद डरना था। अब वो रिलैक्स हो गया था और दूसरी बात उसके दिमाग में यह आई कि इस लड़की के आने के बाद ही शायद रोहित जो है वो शांत हो गया है। शायद रोहित और इस लड़की के अंदर कोई ना कोई कनेक्शन है या डेवलप हो गया है जिसकी वजह से रोहित एकदम से शांत हुआ। वो वसीम के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद वसीम की हालत टाइट हो गई और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जाके देख सके और राज भी बाहर जाने का रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। वो दोनों चुपचाप अपना मुंह फेर कर बैठ जाते हैं और वहां पर रोहित आराम से सोया रहता है। सुबह की नमाज की आवाज से, क्योंकि शायद मस्जिद हॉस्पिटल के बहुत पास में ही थी, उन दोनों की आंख खुलती है और वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो वो लड़की वहां पर नहीं थी। ये दोनों उठते हैं और मस्जिद की तरफ चल पड़ते हैं। जब ये मस्जिद के पास पहुंचते हैं तो फिर से राज को कोने में लड़की खड़ी दिखाई देती है और वसीम से कहता है देख वो खड़ी वो लड़की, लेकिन वसीम को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो समझ गया था कि वो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है, वसीम को दिखाई नहीं देगी। वो मस्जिद के अंदर जाता है और उन्हीं बाबा से मिलता है जिनसे वो शाम को मिला था। तब तक जो उस मस्जिद के मौलवी साहब थे वो भी वहां पर आ गए थे और उन बाबा ने पहले ही मौलवी साहब को ये सारी बात बता दी थी। वो मौलवी साहब रोहित के रूम में जाते हैं राज के साथ। वो उसका बाल, उसके नाखून और उसकी सलाइवा, ये तीनों चीज लेते हैं, उसको एक कपड़े के अंदर बांधते हैं और राज से कहते हैं कि जिस कब्रिस्तान में तुम लोग गए थे और जहां पर इसने सब देखा किया था वहीं पर एक छोटी सी कब्र बनाकर इस चीज को भी काट देना। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ध्यान रखना, ये सब इसको दफनाने के बाद तुम चुपचाप सीधा वापस यहीं आना और पीछे मुड़कर नहीं देखना है और ये काम तुम्हें अकेले करना होगा। उन मौलवी साहब के कहे अनुसार राज ये सारा सामान लेकर उस कब्रिस्तान पर पहुंचता है और वहां जब वो दिन के उजाले में पहुंचता है तो वो देखता है कि उस रात रोहित ने गलती से उस कब्र पे नाम गलत पढ़ लिया था। वो किसी लड़के की नहीं बल्कि एक लड़की की कब्र थी। और जब वो दूसरी कब्र की तरफ मुड़ता है जिस पर उसने टॉयलेट किया था, उस सामान को दफनाने लिए तो पड़ता है कि वहां पर जो कब्र थी उसके ऊपर एक लड़के का नाम लिखा हुआ था, उसका नाम था यासीन। अब राज को सब समझ में आ गया था कि जो भी कुछ चल रहा था वो कोइंसिडेंस नहीं था। उस दिन रात को रोहित ने जो हरकत की उसकी वजह से ये सब हुआ होगा।
वो जब मौलवी साहब के पास वापस पहुंचता है तो मौलवी साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आधी बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि क्या हुआ है। उनकी बात सुनकर राज हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद मौलवी साहब उसे बताते हैं कि उस रात जब रोहित ने वो कब्र पे गया था और उस लड़की का नाम उसने पढ़ा, तो उस लड़की का नाम पढ़कर मतलब उस लड़की की कब्र जो थी वो उसी दिन उसकी डेथ हुई थी और वो मैरिड थी। तो उस लड़की ने रोहित को अपना शौहर मान लिया था और जिस कब्र के ऊपर उसने टॉयलेट किया था वो एक लड़के की कब्र थी और वो लड़का इसके ऊपर हावी हो गया था। अगर ये लड़की ना होती तो अब तक रोहित की जान जा चुकी होती, लेकिन ये लड़की रोहित को उस लड़के से प्रोटेक्ट कर रही थी जिसकी कब्र के ऊपर रोहित ने टॉयलेट किया था। अगर ये लड़की नहीं होती तो वो रोहित को लिए बिना नहीं जाता। इसीलिए मैंने रोहित के शरीर के कुछ हिस्सों से चीजें लेकर उनको दफना दिया है ताकि वो लड़की और वो लड़का दोनों यहां से चले जाएं। तब जाके राज को समझ में आता है और उसे ये रिकॉल भी होता है कि किस तरह से उसको वो लड़की दिखाई देती थी, कैसे उसके चेहरे पर इन्फेक्शन हुआ, कैसे ऐसा ब्रूटल एक्सीडेंट होने के बाद भी वो बच गया और उस दिन रात को जो वो इतना खूंखार तरीके से खून पी रहा था उसके बाद वो कैसे एकदम से शांत हो गया। ये सब सुनने के बाद और एक्सपीरियंस करने के बाद भी राज को ये विश्वास नहीं होता कि ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ। करीबन 1 हफ्ते 10 दिन के बाद रोहित को छुट्टी मिलती है हॉस्पिटल से। उसके बाद वो वापस से फ्लैट पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद उनको फिर से एक बार वो लड़की दिखाई देती है और देखते देखते वो उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। इससे पहले राज ने सारी बातें रोहित को बता दी थी और इस तरह से राज ने अपने दोस्त रोहित की जान बचाई। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से मस्ती मस्ती में रोहित ने अपनी जान पर एक आफत बुला ली। एक गलती की वजह से उसको बहुत सफर करना पड़ा और अगर उसका दोस्त राज उसके साथ नहीं होता, अगर वो उसका साथ छोड़ देता तो शायद रोहित इस दुनिया में जिंदा नहीं होता। तो राज की दोस्ती के ऐसे जज्बे को हमारा सलाम है। ऐसे दोस्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी दौलत कमाना है, वरना आजकल तो दोस्त ही दोस्त की काटने में लगे रहते हैं। तो ये थी दोस्ती की एक कहानी जहां पर एक दोस्त ने अपने दोस्त का लास्ट तक साथ नहीं छोड़ा और उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल कर लेकर आया। लेकिन यहीं पर सीखने वाली बात एक ये भी है कि चाहे नशे में हो, चाहे मजाक में हो, चाहे शर्तों पर हो, लेकिन ऐसी जगहों पर जाकर ऐसा काम करना बिल्कुल भी सही नहीं है। पता नहीं कब आप किसे चैलेंज करके अपने साथ ले आओ एक ऐसी ताकत जिसे ना आप जानते हैं, ना पहचानते हैं और ना जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। यदि हमारी आज की कहानी, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।